सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा कृष्णा। अब मैं सभी को एक बार में गुड इवनिंग बोल देता हूँ, ठीक है। वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज सॉलिड स्टेट चैप्टर को, ठीक है। जैसा कि हमने पहले स्टार्ट भी किया था, कुछ चीज़ें हमने बताई थी सॉलिड स्टेट में, है ना। हमने क्यूब के बारे में कल थोड़ा बहुत जाना था, तो आज हम डिटेल में जानेंगे क्या है एक्चुअल में क्यूब क्या है ना। तो दिख रहा है आपको ये चीज़ें लिखा हुआ है, क्यूब दिख रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा, तो ये क्यूब दिख रहा है और ये देखो इसको क्या बोलते हैं अपन, हमने कल ही तुम्हें बताया था, इसको क्या बोलते हैं बताओ? फेस, है ना। इसको वर्टेक्स बोले, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में वर्टेक्स बोलते हैं इसको। अपन थोड़ा और अच्छे से इसकी इमेज दिखाते हैं, इस तरीके से देखते हैं। ये क्यूब है आपका, यहाँ पे कितनी फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं, ठीक है। 8 कॉर्नर्स हैं और 12 एजेस हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे एक बात पूछी थी आपसे सिंपली, कि जो क्यूब का कॉर्नर होता है, ठीक है ना, वो कितने क्यूब में कॉमन होता है? वो 1/8 में कॉमन। इतना क्लियर? बताओ कितने में कॉमन होता है? 1/8 में, ठीक है। अच्छा, यदि मैं पूछूं आपसे एक क्यूब की फेस कितने क्यूब में कॉमन होगी बताओ? 2 में होगी। आप जैसे रूम में बैठे हो, आपके रूम का एक दीवार है, वो कितने क्यूब में कॉमन, कितने रूम में कॉमन है? 2 ही रूम में तो कॉमन है, तो मतलब क्या हो जाएगी? 1/। इतना क्लियर हो रहा है ना? अरे 1/2 समझ नहीं आया कैसा है मतलब 1/2 क्वेश्चन समझ 1/2 नहीं एक आया। फेस है ना। ये तुम्हारे बगल में देखो दीवार है एक है, उसको ये कितने रूम में कॉमन है? वो यस सर। कितने रूम में कॉमन? देवेश 2 रूम में है ना, तो क्या हो जाएगा? 1/2, ठीक है। मतलब 2 रूम में कॉमन मतलब 2 रूम में क्या? मतलब बीच में एक ही दीवार है ना, 2 रूम के बीच में, यस सर। है ना, इसलिए अच्छा मैंने, ऐसे, हाँ ठीक है ना। अच्छा, ठीक है। एक एज कितने में कॉमन होगी बताओ? सर वो जो कॉर्नर है वो 4 रूम में कॉमन नहीं है? नहीं बेटा, ऐसे है, देखो समझो, समझना यहाँ पे डिटेल में। आप जिस रूम में बैठे हो, एक तो वो रूम हो गया, ठीक है। एक उसके बगल वाला रूम, इस तरीके से। कल हमने मार्कर लेके समझाया था, जैसे मैं समझाऊं फिर से क्या? मार्कर लेके देखो सर 4 ही होने चाहिए ना? और 4 ऊपर भी तो होंगे उसके, देखो। हाँ यस सर, यस सर, ऊपर 4 नीचे। समझ गए सर। हाँ, समझ ओके में आ सर, गया ओके ना, है ओके ना? सर, समझ गया। ओके, है ना। अच्छा, अब देखो एक चीज, यदि जो नहीं समझे तो आप तो याद रख लो सिंपल, जो एक कॉर्नर क्यूब का कितने में कॉमन होता है? 1/8 में। फेस 1/2 में। एक एज कितने क्यूब में कॉमन होगी? 1/4। ये याद रख लो आप लोग, ठीक है ना। 1/4 में कॉमन, ठीक है। सर एज 1/2 में नहीं होगा। बेटा बताओ तुम, एक फेस है ना, एक सॉरी एक एज है। एज आपका कहाँ है? एक तो आप जिस रूम में बैठे हो उसमें, इस तरीके से समझ सकते हो। मैं आपको देखता हूँ, यदि यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, समझना। यहाँ पे हमने ये लैपटॉप घुमाया यहाँ पे, ठीक है। ये कॉर्नर है, ये वाली एज, है ना। एक एज हो गई, एक रूम ये हो गया, एक इसके बगल में रूम होगा, 2 रूम हो गए, उसमें यस ये सर। भी एक उसके ऊपर होंगे, तो कितने हो जाएंगे बताओ? 4 हो जाएंगे, बोलो। तो 1/4, ठीक है। आप तो याद रखो इसको, है ना। तो कितना हुआ? 1/4 में कॉमन। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, हमने कल बताया था क्यूब में कितने फेस डायगोनल होते हैं बताओ? एक क्यूब में 12 होते हैं, क्योंकि हमने बताया एक फेस पे कितने होते हैं? 2। और कितनी फेसेस होती हैं? 6 फेसेस होती हैं, तो कितने हुए? 12, ठीक है। ये सब मैंने बता दिया था। फिर हमने इसके बाद क्या देखा था? जैसे लेटेस्ट पॉइंट की बात की थी, या हमने लोकेशंस की, क्यूबिक यूनिट सेल की बात की थी। तो क्या था आपका? एससीसी। एक हमने बताया सिंपल क्यूबिक, एक बताया था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एक बताया था फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब आप सिंपल क्यूबिक बना तो क्या है? देखो 4 फुटबॉल है, 1 2 1 2 3 4, 4 फुटबॉल के नीचे 4 फुटबॉल, ठीक है ना। तो कौन सा क्यूबिक बना है? सिंपल क्यूबिक। अब देखो बॉडी सेंटर में क्या हुआ, हमने बताया था 4 फुटबॉल रखो, 4 फुटबॉल के बीच में क्या रखो? 1 फुटबॉल रखो, जो देख सकते हो आप रेड फुटबॉल है। फिर उसके ऊपर क्या होगी? देखो ये 4 फुटबॉल हो गई, तो ये क्या होगी? बॉडी सेंटर्ड हो गई, ठीक है ना। फेस सेंटर्ड मतलब
कहाँ कहाँ रखोगे बताओ, बोलो। ऑल कॉर्नर्स पे रखोगे और ईच फेस के बीच में। के सेंटर पे रखोगे। ठीक है, इस तरीके से आप अरेंजमेंट कर दोगे। तो ये हमने सारी बातें आपको बता दी थी, ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे आज, देखो जैसे यूनिट सेल है, हम कल दिखा रहे थे आपको यूनिट सेल, देखो क्या होता है, कैसा बनता चला है, समझ में आ रहा है। जब यूनिट सेल होगा, लैटिस स्ट्रक्चर, यूनिट सेल, इसको रिपीट करते हुए क्या बना दिया उसने, लैटिस स्ट्रक्चर या क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन कर लिया या स्पेस लैटिस का फॉर्मेशन कर लिया, उसको क्या बोल रहे हैं, बोलो यूनिट सेल। ठीक है, अच्छा सर लैटिस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं उसे। हाँ, उसको लैटिस स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, क्रिस्टल लैटिस भी बोल सकते हैं, स्पेस लैटिस भी बोल सकते हैं, बहुत सारे नाम। ठीक है, अच्छा तो देखो आप देख सकते हो, कल हमने बॉडी सेंटर इस तरीके से दिख रहा है, देखो समझ में आ रहा है। ये मैं कल विजुलाइज नहीं करा पा रहा, तो अब आपको शायद आपको अच्छे से क्लियर हो रहा हो, इस तरीके से हो रहा बॉडी सेंटर, है ना। अच्छा अब देखो, ये आपसे बॉडी सेंटर देख लिया, यहाँ तक आपका विजुलाइजेशन हो गया। एससीसी में क्या बोल रहा था, बीसीसी में क्या बता रहा था, और आपका एफसीसी में क्या बता रहा था, इतना आपको क्लियर हो गया। सर ब्रेविस लैटिस क्या था? ब्रेविस लैटिस होती एक्चुअली जो यूनिट सेल थी ना, जो टाइप्स थे, उसी को हम क्या बोल रहे थे, ब्रेविस लैटिस बोल रहे थे। 7 यूनिट सेल पढ़ी थी अपन ने, 7 टाइप्स ऑफ, है ना, याद है 3D में, उसको क्या बोल रहे थे, ब्रेविस लैटिस, एक क्रिस्टल सिस्टम भी बोलते हैं उसको, नाम है उसका। ठीक है, तो जो बोलते हैं। अब हमने जैसे सर, हाँ बोलो सर एनसीईआरटी में ना पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में था कुछ, उसके बारे में कैसे, बता क्या लिखा था, दो। पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। अच्छा तो अभी हम बताएंगे कि आगे बढ़ेगा नाम, तब हम बता देंगे आपको पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, चिंता मत। तो अभी थोड़ा मुझे पढ़ाने दो अभी, है ना, अभी आगे आएगा पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, सब बताएंगे, है ना, अच्छे से। अच्छा अब आगे बढ़े, अब देखो यस। अब हमसे बात की जाए यहाँ पे, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, एससीसी पढ़ेंगे, है ना, हम पढ़ेंगे बीसीसी पढ़ेंगे, एफसीसी पढ़ेंगे, इनकी टेक्निक एफिशिएंसी निकालेंगे, इन सबको अपन निकालेंगे, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, अब हम बात करें यहाँ पे सिंपली, तो जैसे आपको हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एससीसी की, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अब हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की जब हमसे बात की जाती है, तो एससीसी की बात किया, तो हमें पता है हमने कहाँ रखे थे एटम्स, ऑल एटम्स आर अरेंज्ड इन ऑल कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे अरेंज कर दिया। जैसे हमने एक क्यूब बनाया, ठीक है, अब समझना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपने ये अरेंज किया, यहाँ पे आपने क्या रख दिया, कॉर्नर पे पार्टिकल्स को अरेंज कर दिया। जब आपने कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स को अरेंज किया, ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब सिंपली यदि हमसे बात की जाए, अब हमसे पूछे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल, तो कैसे निकालेंगे। अच्छा पार्टिकल कहाँ रखे हुए हैं, हर एक कॉर्नर पे रखे हुए हैं, नहीं रखे हुए हैं, या इसी को हम जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब रखे हुए तो मतलब 8 पार्टिकल है, और हर एक कॉर्नर कितने क्यूब में कॉमन होता है बताओ, एक कॉर्नर 1/8, मतलब कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, 1। ठीक है, जेड की वैल्यू क्या हुई, 1। अच्छा अब आपको पता है, हमने ये चीज बताई थी आपको, ये कैसे होते हैं, ये आपके कनेक्टेड होते हैं। अभी हाल आपने देखा भी था इसका डायग्राम कि कैसे थे, देखो इस तरीके से क्या बने थे, देखो कनेक्टेड थे, देखो ये वाला सिंपल क्यूबिक वाला क्या कनेक्टेड है। अच्छा जब ये कनेक्टेड है, तो आप एक बात बताना, सिंपली समझते जाना। अब हम बता रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, तो कैसे बताएंगे रिलेशन, देखो अब ये दोनों कनेक्टेड है, मतलब इस तरीके से हैं, 4 फुटबॉल ली हमने, इनके ऊपर 4 फुटबॉल रखी हुई हैं इस तरीके से, ये आपस में क्या है, अरेंज्ड है। अब आपको मैं सिंपली बताऊं यहाँ पे, देखो
सर ए और आर हैं क्या यहाँ पर? ए यहाँ पे एज लेंथ, एज लेंथ समझते हो, क्यूब की लेंथ, ठीक है, और आर है यहाँ पे रेडियस ऑफ एटम, जो ये रेडियस रखी है, ठीक है ना। अच्छा, तो आपको पता है एटम कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। अब यहाँ पे हमने इसको देखो अरेंज किया, जब हमने अरेंज किया तो ये डिस्टेंस कितनी है, ए, ठीक है। अच्छा, ये भी आर है, ये भी आर है, तो ए इक्वल टू क्या आ गया रिलेशन, 2r। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, लिख लो इसको जल्दी, ए इक्वल टू 2r आ गया। तो इस तरीके से आपसे देखो, अब आपसे पूछ लेगा एससीसी पैकिंग है, ए दे देगा, तो इस यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, ए दे देगा, आर पूछ लेगा, आर दे देगा, ए पूछ लेगा, इस तरीके से वो पूछ लेगा, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत करो, क्वेश्चन भी अपन करेंगे। सर ये सिर्फ एससीसी के लिए? के लिए सबके लिए अलग अलग आएगा, सभी के लिए अलग आएगा। सर ये Z क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल। ओके सर। इसको अपन क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं। सर जैसे कि हमने बोला कि नंबर ऑफ पार्टिकल एक यूनिट सेल में हमने डिफाइन किए, तो हमने इसके 8 पार्टिकल्स गिने इनटू 1/8, मतलब कि जो 1/8 जो हमने निकाला था पहले की हाँ। कॉर्नर पे जो, हाँ। तो इससे नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकलेगी यूनिट सेल की? क्यों, हमें यूनिट सेल ही तो निकाल लेते, एक पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल थे 8 पार्टिकल्स थे पूरे यूनिट सेल में टोटल, और हर एक पार्टिकल कितने में कॉमन था, 1/8 में, तो कितना हो गया, 1 ही तो हो गया, उसी तरीके से निकालना है। ओके सर। अच्छा, अब मैं, हाँ बोलो सर? बेटा। सर ये एससीसी में ये जो दो एटम्स कनेक्टेड है, ये बीसीसी और एफसीसी नहीं होंगे, अभी हाल कल बताया था ना, बीसीसी में नहीं होंगे, एफसीसी में नहीं होंगे। देखो डायग्राम आप यहाँ पे देखो, कनेक्टेड दिख रहे हैं, देखो आप बीसीसी में देखो, कनेक्टेड दिख रहे हैं, ये दोनों एटम नहीं है ना, नहीं है सर। सर वही देख के पूछा था। वो अलग अलग केस है बेटा, एससीसी अलग है, बीसीसी अलग। अच्छा, यदि यहाँ पे हमसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाता है, सर ये जेड क्या है? जेड ना बेटा सिंबल से रिप्रेजेंट करे, इसको हम रैंक भी बोलते हैं, यदि आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में तो रैंक भी बोलते हैं, रैंक ऑफ सॉलिड फॉर एससीसी। कितना हो गया, 1 हो गई। सर मतलब बताता क्या है? कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल ही बताता है, जेड वही है, ये यही लिखा हुआ सिंबल से। तो सर पार्टिकल तो इसके अंदर 8 है, पर हमारा तो बना रहा है। बेटा वही तो मैं बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल निकालना है, तो यूनिट सेल कैसे निकालो, 8 कॉर्नर हैं, 8 पे एटम रखे हुए हैं, और हर एक एटम का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, 1/8, तो कितना आएगा, एक एक्चुअल में एक ही पार्टिकल तो आया है। सर ये कंट्रीब्यूशन आया है या फिर ये नंबर ऑफ पार्टिकल आया है? एक यूनिट सेल में एक पार्टिकल होगा, मतलब आप मान लो इस तरीके से समझ लो, स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल मिल रहा है आपको, एक पार्टिकल मिल रहा है पूरी यूनिट सेल में। एक्चुअली यदि देखा जाए तो इसका 1/8 पार्टिसिपेशन है, यदि एटम रखा हुआ है, वो 8 हर एक तो सब में 1/8 ही आएगा। हाँ, मतलब 1 ही आएगा इसमें। अभी देखो ना, अभी आगे बढ़ तो रहे हैं, क्या टेंशन ले रहे हो। सर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे कि जब हम सॉलिड की जो वो करते हैं, फोटोमेट्री करते हैं, तो उसमें एक्सरे डाल के करते हैं, है ना। और जैसे मान लेते हैं, सबसे पहले इसको थोड़ा उससे देखते हैं कि जैसे गॉस लॉ होता है जो, नहीं वहां मत जाओ बेटा, उससे नहीं निकालेंगे नंबर, वहां से नहीं होगा बेटा, उससे आप नहीं सर, क्योंकि आप कह रहे हो ना एक बीच का पार्टिकल है ना, तो उसको हमको इनक्लोज करना है, इनक्लोज करना है, तो इसके कितने एक्सेस हो सकते हैं, 4 और 4 8 हो गए, तो 8 में 8 क्यूब लगाने पड़ेंगे, तो यानी कि 8 क्यूब लगाने पड़ेंगे ना उसको पूरा इनक्लोज करने के लिए। तो एक पार्टिकल को इनक्लोज करने के लिए 8 क्यूब, यानी कि एक पार्टिकल को इनक्लोज करने के लिए 8 क्यूब लग रहे हैं, यानी कि एक क्यूब में 1/8 आ जाएगा पार्टिकल का। हाँ बिल्कुल, ऐसे भी समझ सकते हो, वेरी गुड वेरी गुड, वो तुमने अच्छा गॉसियन सरफेस से हम चार्ज रखा हुआ है कॉर्नर पे, है ना, ठीक है ठीक है, वैसे भी समझ सकते हो, वो भी समझ सकते हो, एक सेम ही क्वेश्चन बनता है सॉलिड स्टेट से, वहां पे क्वेश्चन बनता है इस सरफेस पे रख दिया तब कितना चार्ज पास हो रहा है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाए, है ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगा आपका वो कितना आएगा, 6 आएगा, याद रखना, वो भी किसके, नियरेस्ट पार्टिकल के लिए आएगा, मतलब 6 मतलब बोले तो ए डिस्टेंस पे। अब आप कहोगे सर कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा, देखो मैं बताता हूँ आपको समझने के लिए।
देखना यहाँ पे सिंपली, यहाँ पे तो मैं समझा सकता हूँ। एक पार्टिकल ए डिस्टेंस पे ऊपर लगा होगा इस क्यूब के, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ भी हुआ ए डिस्टेंस पे, ध्यान से सुनना। ये पार्टिकल ए डिस्टेंस पे, बोलो। एक ये पार्टिकल ए डिस्टेंस पे, एक ये पार्ट Yes, पीछे sir. हुआ एक डिस्टेंस पे, और एक कितना हो गया बताओ? 1 6 2 3 और 3 6, तो कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने रिलेशन की बात की, हमने इसकी बात की, है ना। अब हम नेक्स्ट जो बात करने वाले इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वो है इसकी क्या, बताओ कोई बच्चा था, पैकिंग इफिशियंसी। बता सकता कोई बच्चा पैकिंग इफिशियंसी कैसे निकालेंगे? कोई बच्चा फॉर्मूला बताए, बोलो। ऐसे तो निकालोगे जो आप क्या हुआ है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना, इसी तरीके से तो निकालोगे। यदि आप निकालोगे तो पैकिंग इफिशियंसी निकालने का जो तरीका होता है वो ये होता है, देखो मैं बता दूं, ये होता है आपका, देखो पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू, देखो पैकिंग फ्रैक्शन भी बोलते हैं कुछ लोग, पैकिंग इफिशियंसी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये होता है वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव एटम्स in a unit cell डिवाइड बाई आपका आता है वॉल्यूम ऑफ क्यू। मतलब यदि हम इसका लिखें वॉल्यूम ऑफ सिंपली, तो पैकिंग इफिशियंसी हम ऐसे लिखेंगे, जेड इंटू, जेड मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल, इंटू 4/3 पाई आर क्यू, उसका वॉल्यूम कितने पार्टिकल्स है, जो स्फीयर है, डिवाइड बाई ए क्यू। जो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? ए होता है, ए क्यू होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमें पैकिंग इफिशियंसी इस तरीके से, यदि हमें मान लो पैकिंग फ्रैक्शन निकालना होता तो कैसे निकालते? जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यू डिवाइड बाई ए क्यू इंटू 100, इस तरीके से। अब ध्यान सुनना यहाँ पे, बहुत ध्यान से। अच्छा, अब आपको पता है फॉर एससीसी के लिए क्या करोगे आप? एससीसी के लिए अब आपको पता है यहाँ पे एज लेंथ दी गई है, यहाँ पे रेडियस दिया गया है, तो हमें एक क्या करना पड़ेगा, सेम डायमेंशन में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास रिलेशन है ए इक्वल टू क्या है, बोलो 2r, है ना। अब आप जैसी पैकिंग फ्रैक्शन में क्या डालेंगे, वैल्यू डालेंगे, तो निकालो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 2r, और जेड की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यू डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2r का बोलो होल क्यू, मतलब कितना हो गया, हाँ तो आप देख 8r क्यू, देखो यहाँ पे क्या हो गया, 2r का होल क्यू इंटू 100। तो अब आप जब इसको कैलकुलेट करोगे, मैं थोड़ा बहुत इसको सिंबलाइज कर देता हूँ थोड़ा सा, जब आप पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करोगे फर्दर, तो जो कितना आएगा 4/3 पाई आर क्यू डिवाइड बाई 8r क्यू, तो ये आर क्यू से क्या हो जाएगा, आर क्यू कैंसिल, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो पैकिंग फ्रैक्शन आएगा वो आएगा 58% के अप्रोक्स। कितना आएगा, 58%, सॉरी 58 नहीं, 50 ये आएगा 52%। कितना आएगा, यस सर 52.38%। हाँ 52%, ठीक है ना, 52% आएगा। अच्छा, वॉइड कितना आएगा यहाँ पे, वॉइड मतलब समझते हो, 100 माइनस 52% मतलब 48%। अब आप कहोगे सर वॉइड क्या होता है? वॉइड बोले तो हम वॉइड बोलते हैं, जैसे ये 4 फुटबॉल रखी है हमने यहाँ पे, ध्यान सुन ना, इनके बीच में ये स्पेस बचा हुआ है, देखो बीच में ये वाला रेड वाला, इसी को क्या बोलते हैं, बोलो वॉइड। समझ में आ गया? मतलब जो खाली जगह बची, जैसे मान लो 2 बेंचेस हैं, 2 बेंचेस के बीच में जगह है, आपकी बुक और आपके बीच में डिस्टेंस, वो क्या है, वॉइड है, उसे क्या बोलते हैं, वॉइड है, ठीक है। लिख लो इसको जल्दी से भाई, हाँ बोलो बेटा।
सर जैसे वॉइड के कंसेप्ट में सर एक रेडियस रेशो रूल भी तो आता है बेटा। हम एक एक करके पढ़ेंगे ना सब कुछ, है ना। अभी हम वॉइड हम अलग ही टॉपिक पढ़ेंगे वॉइड का। अभी सिर्फ यूनिट सेल एससीसी बीसीसी एफसीसी क्या होता है अभी हम इससे ये पढ़ रहे हैं, सब पढ़ाएंगे। पहले जब देखो आप लोग तब बोलना कोई चीज रहे जब आपका सिलेबस, जब मैं बोलूँ चैप्टर खत्म, मैं बोलूंगा आपसे कुछ रह तो नहीं गया, तब आप मुझे याद दिलाना, ठीक है। अभी मुझे पढ़ाने दो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं पूछूंगा, आपको भी टाइम दूंगा। सर ये पीएफ और पीई है ये क्या? पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, पैकिंग फ्रैक्शन। ये एसएससी क्या है सर? एससीसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। कल आए नहीं थे क्या क्लास में तुम बेटा? पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। होता क्या है मतलब ये वैसे? मतलब वही तो बोल रहा हूँ, सिंपली यही है, वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव एटम इन ए यूनिट सेल। जब हम परसेंट में निकालें तो उसी क्या बोलते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। जब परसेंट में निकालते तो क्या होता है? जनरली उसी को क्या बोलते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। या पैकिंग एफिशिएंसी का बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितने यूनिट सेल में डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आप इसको बोले पैकिंग एफिशिएंसी। सर बोलो सर, एक यूनिट सेल में पार्टिकल जो होते हैं वो 8 होते हैं या फिर 1 होते हैं? वो बेटा वो 1 होते हैं एससीसी के लिए। ओके सर। तो जेड की वैल्यू क्या हो, जब भी आप अब जेड की वैल्यू आप निकालेंगे मतलब एससीसी के लिए, तो कितनी आएगी बोलो? 1 आएगी। यस सर। अच्छा, अब मैं एक बात और बता रहा हूँ यहाँ पे, ये लिख लिया सभी ने? यस सर। यस सर। अच्छा, अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं डेंसिटी की। जो बेटा एक बात मैं बताऊं, आप कॉन्सेप्ट कोई भी अपना अपना मत लगाओ, पहले सुन लो अच्छे से, ठीक है। ये ऐसा हो जाएगा, समझो अच्छे से डिटेल में, ठीक है। कोई डाउट है तब पूछो, वो भी लास्ट में। सब आप एससीसी के लिए बता रहे हो, डेंसिटी और सब एससीसी के लिए बता रहे हो ना? क्या सर ये जो डेंसिटी बता रहे हो एससीसी के लिए बता रहे हो ना? बेटा मैं अभी एससीसी के लिए बता रहा हूँ, बताने तो दो यार। देखिए तब तुम बीच में बोलोगे नहीं, मैं बता रहा हूँ, पहले सुन लो मैं किसके लिए बता रहा हूँ क्या नहीं। पहले डेंसिटी का मतलब समझो। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है। बोलो जल्दी से। यस यस। अच्छा, एक चीज आपने याद है, आपने एक चीज पढ़ी थी क्लास 11th में, आपने एस ब्लॉक पढ़ा होगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम। जब एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे वहां पे एससीसी बोल रहा होगा, कहीं बीसीसी बोल रहा होगा, कहीं एफसीसी बोल रहा होगा, लिखा हुआ देखा था कहीं? क्रिस्टल लैटिस, है ना। तब वो यही चीज बता रहा था, एक्चुअली सोडियम की ये पैकिंग होती है, लिथियम की ये पैकिंग होती है ना, ये बता रहा था वहां पे। देखो अब हम यदि हम डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो आपको पता है यहाँ पे क्या हुआ, सिंपली डेंसिटी की हम बात करें तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे? डेंसिटी अपन निकालेंगे जेड, ठीक है ना, इनटू मोलर मास बाई Na इंटू AQ। एक बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी क्वेश्चन बनते हैं डेंसिटी से बनते हैं, पहली बात, ठीक है। या आपका A एंड R से रिलेशन पे बनते हैं क्वेश्चन, मैं दिखाऊंगा। और एक फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड पे बनते हैं, करेंगे क्वेश्चन अपना, ठीक है ना, चिंता मत करो, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड पे बनते हैं। अच्छा, अब देखो डेंसिटी की जब बात आई यहाँ पे, डेंसिटी क्या हुई? जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू AQ, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है जेड क्या है, बोलो? नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल, या रैंक ऑफ सॉलिड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एम क्या है? मोलर मास। जो भी कंपाउंड, जैसे मान लो आपको NaCl दे दिया, है ना, कोई भी दे दिया, उसकी डेंसिटी तो मोलर मास। Na मतलब एवोगैड्रो नंबर 6.023 into 10 to the power 23। AQ मतलब वॉल्यूम ऑफ। अच्छा, अब हमें एससीसी के लिए डेंसिटी निकालना है, यदि आपको करना, तो आपको जो आपकी वैल्यू किसकी चेंज होगी? सिर्फ जेड की वैल्यू चेंज होगी, चाहे आप एससीसी की निकाले, चाहे आप बीसीसी की निकाले, चाहे आप एफसीसी की निकालें, चेंज क्या होगा बताओ? जेड की वैल्यू तो चेंज होगी। तो आप बताओ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? यदि मान लो फॉर एससीसी के लिए निकालें हम, तो जेड इक्वल टू हो जाएगा सिंपली आपका 1।
तो मतलब डेंसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी, या इसको अपन एनसीईआरटी या कोई अच्छा टीचर होगा तो वो रो से डिनोट करेगा, ठीक है ना, रो से डिनोट करते हैं या डी से भी डिनोट करते हैं बहुत से लोग, ठीक है ना, या रो से डिनोट करते हैं। तो आपको या डेंसिटी किसी से भी डिनोट करते, जस्ट लाइक अ सिंबल है और कुछ नहीं है। तो जेड इंटू जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या है बताओ एचसीसी के लिए, 1 है ना। तो बस अपने को क्या करना है यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे 1 कर देना है, 1 इंटू क्या हो जाएगा, मोलर मास अपॉन Na इंटू ए। इतनी इंफॉर्मेशन आपको किसके बारे में रखनी है, एससीसी के बारे में, ठीक है। अच्छा, और हम इसको रिलेट कर सकते हैं, आपको पता है यहाँ पे यदि हम यहाँ पे देखें तो ए इक्वल टू क्या होता है बोलो, मान लो आपको एज लेंथ ना दी जाए, आपको रेडियस दे दी जाए, तो ए इक्वल टू क्या हो गया बोलो, डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू एम अपॉन Na इंटू 8R क्यूब। सॉरी यहाँ पे थोड़ा मैं सही कर दूं सर ये आर पे, ठीक है, लिख लो जल्दी से। बोलो क्या होगा, सर ये आया कैसे, ये नहीं जानना मैं। क्या ये नहीं, डेंसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, इस तरीके से आपको तो मतलब वो कॉन्सेप्ट लगा के कुछ ऐसे बनवाया है क्या? नहीं, मास अपॉन वॉल्यूम से आया है डेंसिटी का जो फॉर्मूला, तो यहीं से आया है। देखा जाए तो मास क्या है, मास नंबर, जितने पार्टिकल्स होते हैं उसी का तो मास ले रहे हो तुम, जितने पार्टिकल्स हैं एक यूनिट सेल में उसी का तो मास ले रहे हो। Na क्या है वही तो बता रहे हो भाई, इतने एक पार्टिकल का है, 2 पार्टिकल का है, 3 पार्टिकल का है, 4 पार्टिकल का है। सर मास को नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास ले लेंगे, उससे आ जाएगा। सर मास को मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल ले लेंगे और नंबर ऑफ मोल Z/Na हो जाएगा, उससे आ जाएगा। हाँ, वो निकालने को तो बहुत से तरीके, लेकिन अपने को सिर्फ अभी डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना, अपने को रिलेट नहीं करना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन डेंसिटी पे आता है, आप देख लेना उठा के प्रीवियस ईयर नीट के या जेई के, आप तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा डेंसिटी पे। अच्छा अब देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं सर। अब आपसे, हाँ बोलो बेटा। सर ये उधर ऊपर आपने फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, इसका क्या मतलब है? अभी मैं बताएंगे भी, जैसे मान लो आपको अभी बताएंगे, ये भी क्वेश्चन बनता है, अभी बताएंगे, थोड़ा रुको, थोड़ा सब्र करो, ठीक है। यस सर। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखते हैं बीसीसी। बीसीसी किसे बोलते हैं बोलो, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, आपको क्लियर होता चला जाएगा, कहीं झमेले में नहीं पड़ना आपको, ठीक है। अब बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बोले तो जैसे मान लो हमने ये क्या रखे हैं, ये आपका क्यूब है, ये हमने क्या रखा, इस तरीके से क्यूब बनाया, और यहाँ पे सिंपली देखा जाए तो देखो हमने एटम्स कॉर्नर्स पे अरेंज कर दिए, और जैसे ही हमने एटम्स कॉर्नर्स पे अरेंज किए, ठीक है, ये तो एक तो हमें क्या करना था, ऑल एटम्स इन कॉर्नर, और कहाँ पे रखना था बताओ, प्लस बॉडी के सेंटर पे। अच्छा एक हमने कहाँ रख दिया, बॉडी के सेंटर पे रख दिया। अच्छा अब आपको पता है ये दोनों क्या नहीं है, बोला कनेक्टेड नहीं है, लेकिन कौन कौन कनेक्टेड है यहाँ पे, बॉडी सेंटर वाला और ये वाला, देख सकते हो आप, है ना, बॉडी के सेंटर वाला और ये वाला। मतलब अच्छा मैं की बात कर रहे थे, हमने कल बताया था यदि ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, तो हमने एक बात पूछी थी आपसे, फेस डायगोनल की डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली कितनी होगी, √2 पाइथागोरस के थ्योरम है ना। अच्छा और बॉडी डायगोनल की डिस्टेंस कितनी होगी, √3 है।
√3। अच्छा, कल किसी बच्चे ने पूछा था सर यदि हम इसकी हाफ डिस्टेंस लेंगे तो कितनी होती है बताओ? √3/2 है ना। अच्छा, अब देखो जब अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे सबसे पहले निकाल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बेटा पहले समझ लो, लिखना बाद में, ठीक है? जो लोग लिख रहे हैं तो वो रुक जाएं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल, मैं टाइम दूंगा लिखने का। मतलब क्या होगा जेड, बताओ। देखो एक तो कॉर्नर, हर एक कॉर्नर कितने क्यूब कॉर्नर होते हैं? 8। कंट्रीब्यूशन कितना होता है बोलो? 1/8। अच्छा, जो बॉडी के सेंटर पे है उसका कोई कंट्रीब्यूशन होगा? नहीं होगा भाई। 1 इंटू मतलब कितना हो गया? 1 + 1। एक बात तो क्लियर हो रही है, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल बढ़ रहे हैं तो पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन तो बढ़ेगा। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा बताओ? है ना, पैकिंग फ्रैक्शन तो बढ़ेगा। अब यहाँ पे जब हमसे ये पूछा गया, ठीक है बता दिया, अब हमसे क्या पूछना है बताओ? रिलेशन बिटवीन, क्या पूछेगा नेक्स्ट? रिलेशन बिटवीन। सर ये +1 क्यों किया बेटा? ये बॉडी के सेंटर वाला भी तो एक पार्टिकल ये रखा हुआ, ये जो कि किसी में कॉमन नहीं है। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, तो कैसे निकालें रिलेशन बिटवीन ए एंड आर? देखा जाए तो रिलेशन बिटवीन जब हम ए एंड आर निकालेंगे तो बहुत आसान है। तो देखो कैसे, तो आपको देखो ये दोनों टच कर रहे हैं, हम ये वाले दोनों ले रहे हैं। कौन से वाले? ये दोनों बॉडी डायगोनल के, एक बॉडी सेंटर वाला और कॉर्नर वाला। हमने एक बॉडी सेंटर वाला लिया और एक कॉर्नर वाला लिया। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी है पूरी बताओ जल्दी से? हाफ डिस्टेंस कितनी है बोलो? √3/2 यही तो है बोलो? है। ये बताओ इतनी डिस्टेंस कितनी है? ये वाली, ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। यस सर। है ना, यही तो है बोलो? हाँ या ना? ये आपकी ये डिस्टेंस है ना। अच्छा, अब देखो, अब आपको पता है ये क्या है? ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये कितना हुआ? 2r। मतलब क्या हो गया? √3/2a = क्या हो गया? बताओ 2r हुआ या नहीं हुआ पहले बताओ? ठीक है, तो a = क्या हो गया बोलो? 4r/√3। इससे क्वेश्चन मिलता है, देख लेना नीट और जेई में, आप देख लेना उठा के, तो क्वेश्चन पूछे गए होंगे इस पे। a = 4r/√3 या फिर सर ये समझ नहीं आया, बता दीजिए। देखो बेटा फिर से, ये देखो ये डिस्टेंस इस तरीके से लो, ये मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ एक अलग कलर से। ये डिस्टेंस, ये कितनी है पूरी डिस्टेंस? यहाँ से लेके यहाँ तक, इस वाले तक √3a बाई, पूरी डिस्टेंस √3 है, तो आधी डिस्टेंस कितनी होगी? √3a/2। जो यही तो किया बेटा, देखो यहाँ पे ये हमने लिए, इनको क्या है? √3a/2 डिस्टेंस हुई। ये क्या है? ये भी r है, ये भी r = क्या कर दिया? 2r। अब हमने क्या किया देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई से √3a = क्या हो गया? 2 × 2 कितना होता है? 4r। तो a = क्या हो गया? 4r/2। कितना क्लियर हो गया? कितना? सर नेटवर्क चला जा रहा है बार बार। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पहले? अच्छा, तो देखो a इतना होगा, a = 4r/√3 आ गया। r = क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे? √3/4, √3a/4 ये होगा। तो देखो आपको यहाँ से r दे दिया जाएगा, एज लेंथ पूछ लेगा, a दे दिया जाएगा, रेडियस पूछ लेगा। भाई करो, इतना जल्दी से करो। सर ये 1 × 1 जो लिखा है समझ में नहीं आया बेटा। 1 × 1 में ये रखा हुआ जो आपका जो बॉडी के सेंटर वाला है वो किसी क्यूब में कॉमन नहीं, वो सिर्फ एक ही क्यूब में कॉमन है, खुद में। अच्छा, क्योंकि दूसरे का बॉडी सेंटर अलग होगा, अलग दूसरा यदि मान लो यहाँ पे क्यूब बनेगा अभी, तो उसका बॉडी सेंटर अलग होगा, वो अपने में कॉमन होगा। सर मतलब कैसे कॉमन कैसे होगा? ये एक में ही है, मतलब एक क्यूब है जुड़ रहा, उससे मतलब डिस्टेंस फिक्स होनी चाहिए ना, किस डिस्टेंस पे देख रहे हो? अभी तो आप ये डिस्टेंस पे देख रहे हो ना।
जो अब इससे मतलब नहीं, अभी आपको सिंपली यहाँ पे कितना दिया गया, इसकी बात ही नहीं कर रहे √3/2a की। ये कितने में कॉमन है? ये 1/8 में है। ये इस क्यूब में कहाँ है? किसी में कॉमन होगा? नहीं होगा भाई, ये तो किसी क्यूब में कॉमन नहीं होगा, तो एक ही क्यूब में कॉमन होगा ना खुद में। एक रूम के सेंटर पे तुम लाके रख दो एक पार्टिकल सेंटर में, तो क्या होगा? वो कॉमन होगा। यदि एक फैन लगा है तुम्हारे रूम में, तो वो क्या 2 रूम में कॉमन है? नो सर। ना क्लियर हो गया? इस तरीके से फैन को समझ लो। फैन आपका क्या रूम का एक। हाँ बोलो बेटा। सर हमारे सिलेबस में ये सब क्यूब के फॉर्म में ही है या फिर क्यूब है सिर्फ? ठीक है। अरे और आ जाएगा फॉर्म तो तुम्हें समझना ही मुश्किल हो जाएगा। इसी में तो लाले हो जाते बच्चों के, इसीलिए तो डिफिकल्ट हो जाता है। बस इसको यदि तुम अच्छे से इसी तरीके से पढ़ते जाओगे अपना दिमाग, तो तुम्हें क्लियर रहेगा। और जहां तुमने दिमाग लगाना स्टार्ट किया वहीं कंफ्यूजन आना स्टार्ट हो। सर हेक्सागोनल भी तो आता है। हाँ भाई हेक्सागोनल आता है, लेकिन उस पे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, हम बताएंगे। वहाँ पे 74% उसकी भी पैकिंग होती है, वो मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, क्योंकि उस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। उसमें जेई में तो क्वेश्चन पूछा गया है, नीट में भी क्वेश्चन उससे पूछा गया है। ठीक है, हम उसको बताएंगे। उसमें हम आपको ये हम प्रूफ नहीं करवा सकते ए एंड आर में रिलेशन, लेकिन हम आपको बता देंगे ये ए एंड आर का रिलेशन होता है, इसमें अपनी पैकिंग एफिशिएंसी होती है, उसको याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। सर हाँ बोलो बेटा। सर वो इसमें अभी जो पीछे वाली स्लाइड के अंदर जो 2 पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस था वो हमने √3/2a क्यों लिखा? सर हम a भी तो ले सकते हैं। नहीं बेटा, देखो ये क्या ना, ये एक्चुअली तुम ऐसे समझो, ये बॉडी के ठीक सेंटर पे रखा हुआ है, और जो बॉडी डायगोनल की डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? √3a होती है। तो आधी डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? नहीं सर, हम जो एडजेसेंट वाले हैं जिनके बीच का डिस्टेंस a है, हम वो भी तो ले सकते थे। और ये आपस में कनेक्ट, ये आपस नहीं, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है ना, इसलिए नहीं ले रहे। फिर रेडियस का फिर हमें नहीं पता चलेगा, बीच में स्पेस आ रहा है ना, देखो इस तरीके से डिफिकल्ट भी हो जाएगी ना। फिर आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, फिर आप इसका माइनस करोगे इतना। देखो ये स्पेस छूट रहा है यहाँ पे, देखो छूटा स्पेस। यस सर। इंटरकनेक्ट, इसका मतलब बीच वाला जो है वो फिर 8 से कनेक्ट है। वो 8 से कनेक्ट है, इसीलिए तो आप कोई भी ले लो। ऐसा नहीं कि हमने यही वाला पार्टिकल लिया, आप ये ले लो, आपको जिससे प्यार हो उसको ले सकते हो आप। ऐसा नहीं है किसी से लिया हमने, आप किसी से भी ले सकते हो। तो सर फिर उसका तो 1/8 होना चाहिए था ना, 1 क्यों हुआ? किसका 1/8 होना चाहिए था? सर 1 मल्टीप्लाई में जब हमने 1 करा तो नहीं, उसका मतलब उसका मैं वहां पे कंट्रीब्यूशन ले रहा हूँ बेटा। एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन है? 1 पूरा का पूरा पार्टिकल है, वो किसी में कॉमन नहीं है, किसी क्यूब में कॉमन नहीं है वो। सर कॉमन है तो सही सर, 8 में। हाँ वो आप सिर्फ कॉर्नर वाले ही कॉमन होगा, ये किसी में नहीं है। वो जैसे आपका फैन है, मैं अभी हाल वही तो समझा रहा हूँ। फैन लगा हुआ है आपके रूम में, तो वो क्या कॉमन है 2 रूम में? एक ही रूम में तो है बॉडी से सेंटर पे। वो बात सही है सर, बट इसमें जो बीच वाला है वो 8 से कनेक्ट है ना। वो अलग, आप अलग डायरेक्शन में, वो नहीं है, वो ऐसे नहीं समझेंगे आप। हम जो बता रहे हैं वो चीज समझो आप। सिर्फ और सिर्फ वहां पे आप कितने हैं बोलो? 1 है ना। वो किसी में कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा। अभी आपको और थोड़ा समझ में आया, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना कॉलेज से क्वेश्चंस की, तब आपको अच्छे से प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। अभी आप थोड़ा सा रुको, ठीक है? अब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा अब देखो, अब हमें इसकी क्या निकालनी है बोलो? क्या निकालेंगे अब हम इसका? पैकिंग फ्रैक्शन। तो कैसे निकालते हैं बताओ, जल्दी से बताओ। पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? जेड बोलो इंटू 4/3 पाई आर क्यू डिवाइड बाई, अच्छा अब इंटू 100। अब आपको पता है यहाँ पे जेड की वैल्यू फॉर बीसीसी के लिए, बेटा ये आवाज किसकी आ रही है? और बीसीसी इक्वल टू जेड के लिए क्या हो जाएगा बोलो? 2। अच्छा, और रिलेशन ए एंड आर में क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू क्या हो? ए इक्वल टू आर कहाँ था बीसीसी के लिए? रूट बोलो 3/4r/√3 4r/√3। ठीक है, ये हो गया। अब देखो
अब क्या करेंगे आप, जब आपने इस तरीके से कर दिया इसको, अब आपको क्या करना है, सिर्फ अरेंज करना है। तो देखो आप z की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 64, है ना। अच्छा, डिवाइड बाई √3 मतलब कितना हो जाएगा, बोलो 3√3, 3√3 सर, है ना। अच्छा, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे r³ इंटू 100। अब आप इसको क्या करेंगे बताओ, सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो कितना परसेंट आता है, ये आता है 68% अप्रोक्स, ठीक है ना। मैं सारी अप्रोक्स वैल्यू बता रहा हूँ, ठीक है ना। 68% आपको इस तरीके से होगा। अच्छा, वॉइड कितना परसेंट आएगा, जल्दी से बताओ। वॉइड जो आएगा 100 माइनस 68% मतलब कितना आ जाएगा, 32% आ जाएगा, 32। हाँ, अच्छा अब देखो ये वॉइड हो गया। अच्छा, अब हमसे यहाँ पे पूछा जाए, वॉइड के बाद नेक्स्ट पूछा जाता है यहाँ पे डेंसिटी, है ना। डेंसिटी कैसे निकालोगे बोलो, डेंसिटी की बात की जाए तो कैसे निकालें बोलो। जेड की वैल्यू कितनी है, जेड की जेड इंटू क्या हो जाएगा, अपॉन एन इंटू एम इंटू एन ए इंटू ए क्यू। जेड की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बोलो, 2 इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यू। इस तरीके से आप निकाल लेंगे, तो याद रखना भाई, ठीक है। अब देखो ये पैकिंग फ्रैक्शन हो गया, किसके लिए, हमने सब कुछ निकाल लिया बीसीसी के। इतना क्लियर तो बताओ सर। वो सिर्फ पैकिंग फ्रैक्शन ही पूछते हैं, एफिशिएंसी नहीं पूछेंगे। एफिशिएंसी बोले तो तुम्हारी कितनी आई, 0.68% आ जाएगी। बोलो कितनी आएगी, 0.68। यस सर। बस आपसे पैकिंग फ्रैक्शन पूछते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब इसमें क्या पूछेगा, ये पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लिया हमने ए और, अच्छा यदि मान लो यहाँ पे और आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो ए और आर में रिलेशन लिख दोगे तो आपको आंसर आ जाए। देखो कभी कभी क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको रेडियस दे दी जाएगी, है ना, रेडियस दे दी जाएगी और डेंसिटी पूछ लेगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे करोगे आप। ए और आर में रिलेशन पता है ना। ए इक्वल टू क्या होता है, 4r/√3। आप जैसी रखोगे, है ना, तो आप आर की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से, और आर की वैल्यू निकालने के बाद, सॉरी ए की वैल्यू निकाल लोगे आप यहाँ से, ए की वैल्यू निकालने के बाद कैसे में सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये आपको मान लो उसने आर नहीं ए दे दिया, आर नहीं दिया, ए दे दिया तब तो आप डायरेक्ट कर ही लोगे, और मान लो आर दे दिया तो आप ए निकाल लेंगे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या फिर आप पूरा कैलकुलेट करो। इतना ज्यादा सर ए निकालने की क्या जरूरत है, सीधा 4r/√3। अरे क्यों मत, देखो आसानी पड़ती है, काहे इतनी कॉम्प्लिकेशन और अलग से तुम कैलकुलेशन में जा रहे हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे यदि आपसे सिंपली नेक्स्ट पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन जो है वो है एफसीसी, इसको सीसीपी भी बोलते हैं, है ना, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग भी बोलते हैं, है ना। और आपको सीसीपी लिखा मिल जाए या एफसीसी लिखा मिल जाए तो आप यही समझना, ठीक है ना। तो एफसीसी की जब बात आती है उसको बोलते हैं हम फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो अब आपको पता है यहाँ पे मतलब फेस सेंटर मतलब हम क्या करें, ऑल कॉर्नर्स पे एटम्स को रख दें प्लस, और कहां रख दें बोलो, ऑल फेसेस पे रख दें। अब आप देखना यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने ये क्यूब बनाया, देखो मैं क्यों इतना आराम से बता रहा हूँ, क्यों इतना समझा रहा हूँ, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार बस दिमाग में बैठ गई फिर पूरे साल नहीं भूलोगे। बस इसमें फॉर्मूला याद हो, जो फिजिकल इसीलिए आसान हो जाती है कि फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन बन जाएगा। फॉर्मूला है बस इसमें इंपॉर्टेंट। इस तरीके से आपने क्यूब बना लिया। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे एक पार्टिकल यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, ये आपने कॉर्नर्स पे अरेंज कर। अब दूसरा कहाँ करोगे बताओ, फेस की सेंटर पे 2, ये 3 और एक 4, एक 5 और एक 6 सामने रख दिया, ये 6 रख। इस तरीके से आप देखोगे कि जो ये इस तरीके से रखे होंगे, यदि देखो आप अरेंजमेंट का,
ये टच नहीं है, ये एक्चुअली थोड़े से मैं अलग अलग कर देता हूँ इस तरीके से, ये पीछे है इस तरीके, इसको मैं और इधर पीछे बना तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो, तो यहाँ बना देता हूँ और अच्छे से क्लियर हो, तो इस तरीके से। अच्छा अब एक बताओ, यदि आपसे पूछा जाए यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल, इन ए यूनिट सेल, तो कैसे निकालोगे बताओ भैया? देखो जेड की वैल्यू कैसे, या रैंक ऑफ सॉलिड कैसे निकालोगे बोलो? अब आपको क्या है, एक तो कॉर्नर पे दिए गए तो 8 इंटू 1/8, अच्छा ये होगा प्लस एक फेस, कितनी फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं, अब 6 के 6 एटम रखे होंगे और हर एक फेस कितने क्यूब में कॉमन होती है बताओ? हाफ 1/2 है ना। तो ये जो मैं इसलिए तो बताया जो कितना आसान हो गया, तो जैसे तो क्या हो जाएगा 1 + 3 क्या हो जाएगा 4। देखो अब आपको एक बात तो 5 होगा ना, सेंटर एटम भी तो कौन सा भैया एटम लेंगे? तो सेंटर एटम कहाँ है? यहाँ पे 6 सब फेसेस पे रखा है, सेंटर पे कहीं नहीं रखा है, और फेस के सेंटर पे रखा है। नहीं वो तो मैं समझा रहा हूँ कि भाई ये दूर है डिस्टेंस पे। अच्छा अब देखो यहाँ पे आवाज क्यों कितना आवाज करता है, अब देखो यस सर बता अब हम दें देखते हैं यहाँ पे z = 1 + 3 = 4 आ गया। एक्चुअली क्या वो बोलने की कोशिश कर रहा है बच्चा, वो बोल नहीं पा रहा है, वो बीच में कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है ना। तो 1 + 3 = 4 हो गया। इतना क्लियर हो गया? पहले बताओ, बोलो भाई। अरे 1/2 कैसे आया? हमने क्या बताया था बेटा, ये बताओ। हमने क्या बताया था, तुम्हें एक बात बताई थी अभी थोड़ी देर पहले। हमने बताया था एक क्यूब की फेस कितने क्यूब में कॉमन होती है। हमने बताया था ये फेस कितने में कॉमन होती है? 2 1/2 में, है ना। मतलब आप 2 में कॉमन तो 1/2 में कॉमन होगी ना एक फेस, ठीक है, 2 रूम में। तो अब आप देख लो 6 फेसेस है और 6 ठीक है सर आ गया। ठीक है अब देखो, अब यहाँ पे क्या बोला, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर पूछा जाए अब आपसे। एक मिनट रुको बेटा, मैं क्या करता हूँ स्लाइड्स बढ़ा लूँ, एक मिनट ना, स्लाइड्स आपकी हुई खत्म, तो मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। अब देखो, अब हमें क्या बताना है आपको, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। तो देखो रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे हमने एक क्यूब बनाया था ये अभी हाल, इस तरीके से क्यूब बनाया, आपको पता है ये मैंने एटम्स यहाँ पे रखे। मैं यहाँ पे सारी फेसेस पे नहीं रख रहा हूँ, मैं एक फेस पे बस समझाने के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे एक एटम रखा हुआ है। तो एक बात बताओ मुझे, ये पूरी डिस्टेंस कितनी होती है बोलो? √2a। अच्छा ये आधी डिस्टेंस कितनी होगी? a/√2। √2a/2 आधी तो होगी या नहीं होगी? पहले बताओ। यस सर। या आप ऐसे भी देख सकते हो, ये चारों एटम कनेक्टेड है आपस में, है या नहीं? पहले ये बताओ। यदि मैं दोनों रूल से करके दिखा देता हूँ, ये चारों एटम क्या है, कनेक्टेड है एक दूसरे से, सॉरी तीनों एटम। तो देखो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? √2a। अच्छा अब आपको पता है यहाँ पे ये भी r है, ये कितना है 2r है, ये भी r है, तो 4r = क्या हो जाएगा बोलो? √2a। a = क्या हो जाएगा? 4r/√2, मतलब a = क्या हो गया? 2√2। बोलो भाई हाँ या ना। अच्छा या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, जो ये चीज समझ में आई ना, मतलब हम 4 को क्या लिख सकते हैं, मैं थोड़ा और इसको कर देता हूँ। देखो भाई समझ लो यहाँ पे अच्छे से कैलकुलेशन, तो 2√2 टाइम्स चला जाएगा, ये समझ गए ना इस बात को, इस तरीके से मैंने लिखा है। अच्छा अब हम एक और तरीका समझा देते हैं जो मैं बता दूं। सर वो 2r कैसे हो गया? हाँ 2r हो गया, वही तो बताओ 2r ऐसे हो गया ना, 2 × 2r लिख दिया मैं। सर वो नहीं, वो बीच वाले ये इसी की बात कर रहे हो ना, इसकी नहीं सर, वो ये अरे डायमीटर = क्या होता है बताओ? 2r ही तो होता है, मतलब रेडियस क्या होती है, डायमीटर/2 होती है ना।
यस सर, हो गया क्लियर। हो गया। अच्छा अब देखो सर एक बार फिर से बता दो रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। क्या तो मेरा 10 देखो, डायमीटर इक्वल टू क्या होता है 2r होती है, ठीक है ना। तो रेडियस क्या होता है, रेडियस से निकाल दो तो क्या होता है डायमीटर बाई 2, मतलब डायमीटर क्या डबल होता है ना रेडियस के, रेडियस के क्या होता है। अच्छा अब देखो क्या होगा यहाँ पे, a इक्वल टू 2r हो गया। अब आपको जैसे मैं एक तरीका और बताऊं यहाँ पे सिंपली, ये हो इस तरीके से हमने लिखा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये है, अब हमने ये पूरी डिस्टेंस कितनी हुई √2/2a, आधी डिस्टेंस हो गई। अच्छा अब आपको पता है 2r, ये भी r है ये भी r है, 2r इक्वल टू क्या हो गया √2/2, तो 4r इक्वल टू क्या हो गया, तब भी क्या हो गया बताओ यहाँ पे। तो आई होप आपको दोनों तरीके से समझ में, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया, ये लिख लो पहले तब मैं आगे बढ़ू। सर यहाँ पे आपने 2r इक्वल्स टू √2/2r कैसे कर दिया? यहाँ पे 2r बेटा, आधी डिस्टेंस कितनी होती है, यदि पूरी फेज डायगोनल कितनी थी √2a थी, तो आधी कितनी होगी बताओ। अच्छा हाँ ठीक है, √2/2। और सर एफसीसी का मतलब उसको और क्या कहते हैं वो बता दो एक बार। बोलो क्या बोल रहे हो। सर एफसीसी को और क्या कहते हैं एक बार बता दो। सर पिछली स्लाइड पे कर दीजिए एक बार। अच्छा देखो पिछली स्लाइड पे कर देता हूँ, ये लो क्या बोल रहे थे। सर मैं कह रहा था कि एफसीसी को क्या और क्या कहते हैं, आपने बताया था ना वो सीसीपी, क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग। सर क्या सर सीसीबी? क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है। किसको बोलते हैं सर ये? सीसीपी एफसीसी कोई बोलते हैं। सर क्यूबिकल क्लोज के बाद क्या था बीफोर? क्या क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग। पर बाकियों का और कुछ नाम नहीं है इसका? नहीं नहीं, इसको एक्चुअली सीसीपी भी तुम्हें लिखा मिलता ना। अच्छा अब देखो, नाम नहीं इसको बोलते हैं, सीसीपी में भी सेम ही होता सब कुछ। तो अब देखो, अब यहाँ पे बात करें, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब सीसीपी सॉरी एफसीसी सर, इसमें कनेक्टेड नहीं होते नहीं, इसमें कॉर्नर वाले कनेक्टेड नहीं है। तो इसको क्लोज्ड पैकिंग मतलब ऐसे क्यों कहते हैं? बेटा वो एक ट्यूब में बिल्कुल बंद है ना, उसको इसलिए क्लोज कर ले। मतलब वो ऐसा है कि एक मान लो वो सिर्फ एक छोटा सा तुम पार्ट पढ़ो, ये तो पूरा ये आपका 3 डायमेंशनली रिपीट होता चला जा रहा है। अब आप इस तरीके से समझ सकते हो, एक क्यूब है उसको आप सर सिंपल वाला भी तो ऐसे ही था। वो अलग है, ये अलग है, बस अरेंजमेंट अलग हो गया है। वहां पे हर कॉर्नर पे रखा था, यहाँ पे क्या किया, हर कॉर्नर पे कर दिया और फेस के सेंटर पे कर दिया। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा दिए ना, वहां पे 8 थे, यहाँ पे 14 है। एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी तो बढ़ा दिए। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन की बात आए, तो क्या बनेगा बताओ पैकिंग फ्रैक्शन में। बताएगा कोई बच्चा क्या हुआ पैकिंग फ्रैक्शन, क्या हुआ यहाँ पे? इनटू सर इसका 4/3 अपॉन ए क्यूब। सर जेड की वैल्यू कितनी है यहाँ पे यदि देखा जाए और एफसीसी के लिए? 4। जेड की वैल्यू है 4। जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं चेंज विद, और ए की वैल्यू क्या है, ए इक्वल टू 2√2r। अब क्या होगा इसमें बेटा, ये बंद कर लो यार, a इक्वल टू √2r। अब क्या होगा यहाँ पे,
अब यहाँ पे सिंपली होगा, आप देख सकते हो पैकिंग फ्रैक्शन हो गया। अब हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, तो अब वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है, z इक्वल टू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यू डिवाइड बाई, क्या करोगे, 2√2r का होल क्यूब इंटू 100। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा यहाँ पे बताओ, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आएगा 74%, ठीक है ना, 74%, मतलब पैकिंग फ्रैक्शन जो मैक्सिमम होता है वो कितना होता है, 74% होता है, इससे ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन नहीं होता। मतलब यदि आप ये भी बात करो वॉइड कितने परसेंट छूटी हुई है बताओ, 100 माइनस 74%, मतलब कितना हुआ, 26% अभी भी वॉइड बची हुई है। मतलब अभी भी क्या है, आपने 100% पैकिंग नहीं कर पाई। मतलब आप ये चीज समझ जानते हो कि कभी भी आप किसी भी सॉलिड की क्या नहीं कर सकते हैं, 100% पैकिंग नहीं कर सकते। बोलो भाई इतना क्लियर, तो बताओ सर कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका? नहीं, किसी का 100 आइडियल केस तो कभी हो ही नहीं सकता ना, मानने को मान लो सर हाइपोथेटिकल है, नहीं हाइपोथेटिकल तुम्हारे लेवल पे तो नहीं, अब हायर लेवल का पता नहीं सर बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर इसमें 26% ही वॉइड आया, इसलिए शायद इसे क्लोज पैकिंग बोल सकते हैं ना? नहीं, क्लोज पैकिंग तो सभी है बेटा, क्लोज पैकिंग तो सभी है, सिंपल सर बाकी कोई कंपेयर में इसमें वॉइड बहुत कम है ना? हाँ तो ऐसे बोल सकते हो, ये सबसे मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा efficient मतलब इससे ज्यादा एससीपी की भी इतनी होती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी करोगे उसकी भी इतनी आएगी सेम, दोनों की सेम आती है, मैक्सिमम 74% की पैकिंग एफिशिएंसी। अच्छा एक जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब आपको ध्यान से सुनना, ठीक है। अब देखता हूँ थोड़े, मैं तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड के भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, फॉर्मूला ऑफ सॉलिड के क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, देखो पहला क्वेश्चन, इन ए क्यूबिक सॉलिड, मैं पूरा लिख रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, है ना, फिर मैं पूरा लिखूंगा नहीं, सिर्फ मैं समझा दूंगा। एटम्स ए आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर, ठीक है, एंड एटम्स बी आर प्लेस्ड एट सेंटर, placed at center of each phase, then formula of solid will be, बताओ AB3 करो, समझाऊंगा मैं, ये सिर्फ सिंपल वही मेथड है, एक क्यूब कितना कंट्रीब्यूशन होता है, बनवाई केस का बनवाई, उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहा है। अभी मैंने वॉइड तो दिया ही नहीं है। AB3 क्या है, AB3 वेरी गुड, एनीबॉडी सर और AB3 वेरी गुड। देखो अब आपको पता है यहाँ पे कितने पार्टिकल्स हैं, यदि हम बात करें ए कहाँ रखा हुआ है, ईच कॉर्नर पे, बोलो हाँ या ना, समझना अच्छे से, ठीक है। अच्छा अब आपको पता है जब ईच कॉर्नर पे रखो तो एक क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं बताओ कोई बच्चा, 8 होते हैं, है ना। अच्छा हर एक कॉर्नर का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 1/8, मतलब कितने आएंगे नंबर। अच्छा बी कहाँ रखा हुआ है बताओ, ईच फेस सेंटर में, है ना, ईच फेस सेंटर पे रखा हुआ है जब ये, तो अब आप यहाँ पे बोल सकते हो, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो 6 इंटू कितनी फेसेस, 6 फेसेस होती हैं, तो हर एक फेस में कितना कंट्रीब्यूशन होगा बेटा, आवाज मत, ये बंद कर लो मोबाइल, बंद कर लो, 6 इंटू 1/2, तो कितना हो गया, तो क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला ऑफ AB3, इतना क्लियर, बोलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा आपको।
अब बोलो यहाँ पे सबको क्लियर? आपको सिंपली बस ये जब ईच फेस के सेंटर पे रखा हुआ है, 6 फेसेस होती हैं क्यूब में, और हर एक फेस कितने में कॉमन होती है, कितने क्यूब में? 1/2 में। तो कितना हो गया? 3, मतलब कितना आ गया? AB3 आ गया। बोलो सर ये इतना तो क्लियर है, बट ये फॉर्मूला जो लिखा है AB3 ये क्लियर नहीं। ये AB3 ऐसे है, देखो ए था आपको एक पार्टिकल कहाँ थे? हर एक कॉर्नर पे। मतलब अब आप समझ गए ना, तो जितने पार्टिकल्स बी के आए उसी के साथ रख दो। सिंपल, ए का एक पार्टिकल आया, बी के कितने आए? 3 आए, मतलब AB3 टाइप सॉलिड है आपका। इस तरीके से आपको रखना है। जैसे क्वेश्चन और देखो मैं दे रहा हूँ, उसको आप करोगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। सर एक बार सर पहले वाला पेज कर दो सर। हाँ लो, बिल्कुल यार, ऐसी क्या बात है। सर हो गया। बस ये तो यहाँ तक किसी कोई डाउट तो बताओ, इस क्वेश्चन में किसी कोई डाउट तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं। पक्का? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ो। सर इसमें एक ए का पार्टिकल 3 बी के पार्टिकल के साथ जुड़ा हुआ है ना? हाँ, ऐसे भी समझ सकते हो। अभी आप इस तरीके से मत समझो, अभी तो आप सिंपल ये समझो, एक्चुअली FCC टैगिंग ही बता रहा है। मतलब ये बोल रहा है जो ए पार्टिकल रखा हुआ है, सिंपली देखो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल 4 ही आ रहे हैं, देखो बस वो चेंजेस हो गए अलग अलग। ए को हमने कहाँ रख दिया? कॉर्नर पे रख दिया। बी को हमने कहाँ रख दिया? फेस के सेंटर पे रख दिया। बस वो पार्टिकल क्या है? अलग अलग है। ये क्या है? अलग अलग है। ये आपका बी हो गया सिंपली। समझ में आया बात क्या मैं बोल रहा हूँ? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिख रहा हूँ, इन दी अबव इक्वेशन अब मैं थोड़ा above question, one of the corner atom is missing. क्या कर दिया? मिसिंग कर दिया। देन फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड, देन फॉर्मूला of the solid will be A7B24। क्या बात? यस सर। ये कैसे किया बताओ, कोई बच्चा बता पाएगा? सर A7/8 B3 है। देखो अब आपको पता है कॉर्नर कितने हैं? 8 है ना, 8 है कॉर्नर। अब उसमें से एक क्या चला गया? एक चला गया, मतलब कितने बचे अब एटम? 7 बचे। और आपको पता है हर एटम में जो एक कितने पार्टिकल है? 7, और उनका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 1/8, मतलब कितना आ गया? 7/8। पहले ये बताओ ये बात डाइजेस्ट हुई या नहीं हुई? अभी 8 थे, सिंपल सी बात। देखो मैं सिंपल सी बात समझा रहा हूँ यहाँ पे। अभी 8 थे, फिर समझ लो जिसको नहीं आया है। अब क्या वो एक मिसिंग हो गया, ये वाला निकल गया, तो कितने पार्टिकल बचे? 7, और हर एक पार्टिकल कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 1/8 हो गया। अच्छा बी कितना होगा? बी तो वही आएगा 6 × 1/2, मतलब कितना हो गया? 3। अब आपको बस A7/8 और B3, मतलब आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? A7B20। कितना क्लियर? यस सर। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। इस टाइप के आसान क्वेश्चन आते हैं छोटे मोटे से, ये तुम्हें फोड़ के आना चाहिए। ये किसी ना किसी कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सर ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं ऐसे वाले? हाँ, जो ये वाला क्वेश्चन आया था, और यही तो आते हैं, और कैसे आते हैं? अभी देखो, अभी तुम्हें तो मैं नेक्स्ट क्लास में वो भी दिखाऊंगा। अभी तो अपन ए और आर में के क्वेश्चन करेंगे, डेंसिटी क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, है ना, इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। इन ए कंपाउंड एन एटम्स, जेई के भी मैं क्वेश्चन लाऊंगा, अभी नीट के भी क्वेश्चन लाऊंगा, तो देखोगे तुम लोग बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। सॉल्व आर प्रेजेंट एट, यदि तुम्हें नहीं भरोसा हो तो एक काम करना, तुम क्या करना, YouTube पे हमने गोल्डन 5 क्वेश्चन डाले सॉलिड स्टेट के, ठीक है, केल्विन के मेन चैनल पे, आप उसमें देख लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सिर्फ 5 ही डिस्कस किए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ सर ने ये चीज बोला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे सर। इस चैप्टर के होने के बाद नहीं, आप अभी भी देख सकते हो जाएंगे। इतने से क्वेश्चन हो, डेंसिटी सब पता चलेगी ना, इसी से क्वेश्चन आए हुए हैं।
ये पार्ट इतने इजी क्वेश्चन कब आने लगे? भाई आते हैं, ऐसा थोड़ी ना है। देखना ना तुम, ये 2019 की पेपर जाने 20 का पेपर मैंने उसमें 5 क्वेश्चन उठाए थे। कॉर्नर्स सर बुक्स में इतने इजी क्वेश्चन नहीं मिलते। बुक्स में नहीं मिलेंगे, लेकिन पेपर पता है क्या होता है, पेपर में एक्चुअली हमारा दिमाग काम नहीं करता ना, इसलिए। तो बुक्स में क्या है, तो बुक्स में तो थोड़ा इतनी आसान, ये बुक्स के क्वेश्चन है, आप देखोगे नरेंद्र अवस्थी लगाओगे तो आपको बुक्स में क्वेश्चन मिल जाएंगे। एटम आर प्लेस्ड, तो वो क्यूब के बाद क्या है? कहाँ क्यूब ऑक्सीजन एटम लिखा है, ऑक्सीजन एटम आर एट ऑक्सीजन एटम आर प्लेस्ड एट फेस सेंटर। ये ऑल नहीं लिखा है यहाँ पे, एट फेस सेंटर लिखा हुआ है। फेस सेंटर समझना, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं दे रहा हूँ। फेस सेंटर एंड W इज प्लेस्ड एट बॉडी सेंटर। देन द, क्या पूछा क्वेश्चन, घुमा दिया मैंने। देन द ऑक्सीडेशन नंबर, अब इससे पता लग जाए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है नहीं आता, या ऑक्सीडेशन स्टेट, या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ W विल +5। क्या नाम है तुम्हारा? कुणाल। कुणाल, वेरी गुड कुणाल। और बताओ, करो भाई, आसान है क्वेश्चन है। यस सर। यस सर, +5। वेरी गुड, यस +5। दिमाग देख रहे हो तुम, कहाँ घुमा दिया। उसने किससे सॉलिड स्टेट से क्या पूछ लिया बताओ? रिडॉक्स पूछ लिया। रिडॉक्स तो देख लो तुम, इस तरीके से क्वेश्चन लग जाते, तभी तो डिफिकल्टी हो जाती बच्चों को। तो आप देख सकते हो यहाँ पे Na कितने हर एक कॉर्नर पे रखा हुआ है। Na जो रखा है वो हर एक कॉर्नर पे रखा है ना। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपली, जब Na हर एक कॉर्नर पे है तो मतलब एक क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं? 8, और 1/8 मतलब कितना हो गया? 1। ठीक है। अच्छा, W कहाँ रखा हुआ है? फेस के सेंटर पे, तो मतलब 1 × 1, ये तो 1 ही रहेगा। अच्छा, अब मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कहाँ रखा हुआ है? हर फेस के सेंटर, मतलब 6 फेसेस हैं और हर एक फेस कितने में कॉमन है? 1/2 में, मतलब 3। तो देख सकते हो आप यहाँ पे NaWO3। अब आपको क्या, किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है? W का। तो सोडियम में कितना होता है? 1 + X - 2 × 3 = कितना हो गया बताओ? 0। तो X - सर -6 -5 + 1 = 0। तो X +1 = कितना आ गया? +5। जो रिडॉक्स 5। लगा दिया सॉलिड स्टेट में। आप देख लो, इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछ लेता। पर ये वाला तो ज्यादा मुश्किल नहीं था अभी। हाँ, तो ये अब मुश्किल है, अभी तो स्टार्टिंग में हम मुश्किल भी दिखाएंगे, चिंता मत करो। अभी थोड़े बढ़ो तो आ गया, अभी तो स्टार्ट, दूसरे दिन तो है लेक्चर का, वो भी दिन हम दिखाएंगे। थोड़ा तुम बॉयड तो पढ़ लो, है ना। जब बॉयड पढ़ लोगे तब मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में, तब देखना तुम। आगे बढ़े? यस सर। यस सर। अच्छा, अब मैं थोड़ा और क्वेश्चन देख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इन्हें, अब मैं बस आज ही लिख रहा हूँ क्वेश्चन, अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, इसके बाद फुल इंफॉर्मेशन इतनी नहीं लिखूंगा। इन्हें क्यूबिक सॉलिड एटम से आर प्लेस्ड एट all corners and atoms be on each alternate phase
सेंटर देन फॉर्मूला ऑफ सॉलिड विल बी क्या होगा? A2B3 और कोई? सब लोग A2B3 बोल रहे हैं ना सभी लोग? ए बी नहीं किसने बोला A भी? जल्दी बोलो जल्दी नाम तो बोलो। वेरी गुड वेरी गुड। यार अल्टरनेट फेज बोल रहा है ना, देखो यही तो मैंने घुमा Yes, दिया sir. उसमें। अब देखो अल्टरनेट फेज बोले तो देखो ये क्यूब है जैसे, समझो यहाँ पे क्या हुआ। तब मेरा भी वही आ रहा था, वही बता रहा था। अच्छा मतलब आंसर तो क्या बताया था? AB2 है, सही है सर मैंने तो माइक ऑन ही नहीं किया था, इतने सारे बच्चे ऑन कर रहे थे। अच्छा और किसी ने बोला था? तो देखो यहाँ पे आप देखोगे तो देखो यहाँ पे यहाँ पे एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है यहाँ पे, तो अल्टरनेट फेज देखो इसके भी अल्टरनेट। आप ऐसा समझो आपके बगल वाली दीवार और सामने, या अल्टरनेट समझ लो, आप ही समझ सकते हो, आप रूम में बैठे हो तो आप देख सकते हो हर तरीके से अपोजिट फेजेस पे रख दो दो पार्टिकल्स को, देखो सामने कॉमन हो गया। अब आप देख सकते हो समझ में आ गया। अच्छा अब देखो तो क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे सिंपली जब आप निकालोगे तो 8A इंटू मतलब क्या हो जाएगा? A और B कितने हैं? 2BA इंटू B मतलब क्या बनेगा फॉर्मूला? इतना क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो। सर हाँ बोलो बेटा। उसके अंदर ऊपर और नीचे वाले फेज में से किसी एक पर नहीं होगा? नहीं होगा ना बेटा, देखो अल्टरनेट कैसे हो जाएगा? देखो अल्टरनेट नहीं होगा ना, देखो आप खुद ही सोचो। आप ही देखो, आप एक काम करो, ऊपर वाले आप जहाँ बैठे ना, एक आप जो जमीन है ना आपके यहाँ पे, जमीन के बीच में एक एटम रख दो, एक ऊपर वाले में एटम रख दो, पंखा मान लो, पंखे के जस्ट नीचे आप नीचे अपोजिट फेस पे लगा दो। अब देखो Okay, sir. अल्टरनेट देखो, कहीं से भी अल्टरनेट देखो, सब जगह से सेम ही आएगी, सिमेट्री आएगी। एक क्वेश्चन और लिखो, a cubic solid is made by placing atoms A at corners and atoms B at all face center if all atoms of any body diagonal रिमूव, एक कोई भी आपने बॉडी डायगोनल रिमूव कर दिया, देन फॉर्मूला ऑफ सॉलिड विल बी, फॉर्मूला ऑफ सॉलिड विल बी A3B12। वेरी गुड यस सर, A3B12। वेरी गुड। और कोई बताएगा यहाँ पे? यस सर, A3B12 आसान है। सर A3B12 आ रहा है। आ रहा है ना सभी का? तो देखो अब आप क्या सिंपल है, तो इसमें क्या था, आप कोई भी एक बॉडी डायगोनल जब आपने रिमूव कर दिया, देखो मैं डायरेक्ट डायग्राम बना रहा हूँ, जब आपने एक बॉडी डायगोनल रिमूव कर दिया
तो जब बॉडी डायगोनल रिमूव करो तो ये दोनों एटम क्या हो जाएंगे बताओ? ये दोनों, मान लो ये वाला बॉडी डायगोनल हमने रिमूव कर दिया, तो आप देख सकते हो ये दोनों एटम भी क्या हो गए, रिमूव हो गए। जैसे ये दोनों एटम रिमूव हुए, देखो ये भी एटम रिमूव हो गया और ये भी एटम रिमूव हो गया, तो कितने एटम बचे? कोई भी एक हटा दीजिए, 6 बचे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1/8 इंटू कितना बचा, यहाँ पे सिंपली बचा 3/4 A। ठीक है, अच्छा 1/2 इंटू, ये तो फेस के सेंटर पे भी रखे हुए थे ना, तो वो तो आपके सेम ही रहे, कितने थे? 6 थे, 6 के 6 रहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 6B, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सिंपली 3B आ जाएगा। अब आपको पता है A 3/4 B 3, देखो आप कैसे हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा A 3B 12। बताओ भाई, यहां तक बताओ, मुझे कोई डाउट तो बताओ, तो बताओ भाई। नो डाउट। नो डाउट ना? बोलो बेटा। सर जैसे किसी कंपाउंड का फॉर्मूला दे रखा हो, जैसे AlCl3 है, तो उसे देख कर ये बता सकते हैं कि उसका सॉलिड फेस सेंटर्ड होगा या गलत होगा? नहीं, वो हम बता सकते हैं। एक्चुअली हम अभी फॉर्मूला वो पढ़ेंगे, AB टाइप सॉलिड, कुछ टाइप के सॉलिड पढ़ते हैं, NaCl टाइप सॉलिड है ना, CaCl टाइप सॉलिड, तब हम थोड़ा बहुत बता सकते हैं। ठीक है ना, कि देख के हर एक सॉलिड डिफरेंट पैकिंग एफिशिएंसी होती है, पैकिंग फैक्ट्स, उसका मतलब पैकिंग ही अलग होता है, हर सॉलिड का अलग अलग पैकिंग होता है, मतलब फॉर्मूला देख कर नहीं बता सकते ना कि यदि हम तुम्हें पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे उस कंपाउंड के बारे में, तभी तो बता पाओगे। हम बोलेंगे ये BCC पैकिंग है, इसकी ये मैं बताऊंगा ना, तभी तो तुम जानोगे, या प्रैक्टिकली जानो, देख के थोड़ी ना जान सकते किसी। ओके सर। अच्छा ये बताओ, एक पिकोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? into 10 to the power minus 12 -14 होंगे, -14 सेंटीमीटर 10 to the power -12 -12 होंगे। सेंटीमीटर में पूछा है ना सर आपने? मैं मीटर में पूछ रहा हूँ, चलो मीटर में 10⁻12 952 थोड़ा चेक करो यार। एक मिनट रुको, मैं स्लाइड्स बढ़ा दूं। इतना तुम लोगों को क्लियर हो गया। अब मुझे लगता है डेंसिटी वाले क्वेश्चन कल ही कराऊं तो ज्यादा, नेक्स्ट लेक्चर में ही कराया है ना। अभी क्वेश्चन सम 10 to the power -12 ही होगा ना? चेक करो, तो तुम लोग चेक करो तब बताओ मुझे फाइनल, तब लोग अलग अलग बता रहे हैं। कंफर्म है सर, ये 10 to the power -12 मीटर। यस मीटर और मीटर कितने होते हैं, सेंटीमीटर कितने होते हैं? -14 हो जाएगा 10 to the power -14। एक बार देखो भाई, सर कंफर्म्ड है, पक्का? यही होगा। यस सर। देख लो भाई। यस सर, -14 होता है। यस सर। सेंटीमीटर, एक पिकोमीटर में पूछ रहा हूँ मैं। यस सर। कि 10 to the power -10 सेंटीमीटर होते हैं। 10 की पावर -10 -10 होंगे सर। यस सर माइनस 40 क्यों बता रहे हो तुम लोग? यार तुम लोग, चलो तो एक क्वेश्चन देखो, तुम्हें दिखाते हैं, एक झलक दिखाते हैं क्वेश्चन डेंसिटी वाले। आपको निकालने हैं, आपको नंबर ऑफ एटम्स दे दिए गए, नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम of FCC crystal having a density of
10 ग्राम and age length of 200 picometer। बताओ कैसे बताओ? क्या बताना आपको? बताओ। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताने हैं, मतलब Na की वैल्यू बतानी है। Na की वैल्यू बताने के लिए क्या करोगे? डेंसिटी तुम्हें क्या दी गई है? डेंसिटी क्या होती है? Z इंटू, बताओ, मास दिया हुआ है 100 ग्राम डिवाइड बाई 2 इंटू 10 टू दी पावर। अच्छा, 1 पिकोमीटर में कितने मीटर होते, कितने सेंटीमीटर होते हैं? बोलो। 10 टू दी पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। तो आप इसको करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 ही तो होगा, 200 है। कितना हो जाएगा ऊपर? 3 इंटू Na, ये निकालना है तुम्हें। अब Z की वैल्यू पता है, FCC के लिए Z की वैल्यू क्या होती है बताओ? बोलो। 4। ये चीज समझ में आई ना? 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कैसे है? क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से लिखा 200 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 सेंटीमीटर होगा। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8। तो बस अब आपको क्या निकालना है? Na की वैल्यू निकालनी है। Z पता है, मोलर मास पता है, तो आपको डेंसिटी इक्वल टू क्या है? 4 इंटू मोलर मास कितना? 100 दिया गया है। अच्छा, 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 का होल क्यूब इंटू Na। Na निकालना है तुम्हें, ठीक है ना? और डेंसिटी तुम्हें कितनी गिवन है बताओ? डेंसिटी कितनी गिवन है? 10 है ना? डेंसिटी तुम्हें 10 गिवन है ना? है ना? सर 5 इंटू 10 की पावर 24। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 10 से आप निकाल लोगे। आप यहाँ पे Na की वैल्यू आएगी। Na की वैल्यू कितनी है तुम लोगों ने कैलकुलेट की? बोलो। Na की वैल्यू सर 5 इंटू 10 की 10 पावर raised to power 24। अब बताओ, यहाँ तक बताओ, किसी कोई डाउट तो मुझे बता दो। सर Na तो एवोगाड्रो कांस्टेंट है ना, वो कैसे है, सही लेकिन होगा? यहाँ पे अभी नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा हूँ ना, तो Na क्या है आपके? नंबर ऑफ एटम। यहाँ पे मैं चेंज भी तो कर दिया। मोलर मास एक्चुअल में लिया है, कितना लिया है? 100 ही तो लिया है। आपको पता है क्या होता है सिंपली? सर एवोगाड्रो कांस्टेंट से लेके क्या है सर? मैंने तो हाँ, उससे भी कर सकते हो, इस तरीके से भी। एवोगाड्रो कांस्टेंट के लेके करेंगे, मतलब क्या सर? सर क्या ये बोल रहे समझ हो? नहीं आया क्यों अरे यार कांस्टेंट वैल्यू चेंज होगी। सर 1 ग्राम के लिए निकाल लेंगे ना सर? हाँ, वैसे भी कर सकते हो, 1 ग्राम के लिए भी निकाल सकते हो, या तो वो काम कर लो 1 ग्राम के लिए निकाल लो, ठीक है? या फिर क्या करो, आप तो सीधा Na क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही तो है। और आपको पता है सिंपली 1 ग्राम के लिए क्या, आपको पता है Na किसके लिए कांस्टेंट होता है? बताओ, कोई बच्चा बताएगा? मैंने बहुत डिटेल में ये लेक्चर लिया था। 1 मोल के लिए 1 मोल के लिए कांस्टेंट में होता है। 1 मोल मतलब एटॉमिक वेट इन ग्राम। एटॉमिक वेट इन ग्राम, उसके लिए कांस्टेंट होता है, दैट इज 1 मोल। 1 मोल यानी कितने पार्टिकल्स? 6.023 × 10 to the power 23। यस सर। ये एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। हाँ, तो एटॉमिक वेट इन ग्राम लेना है आपको, तब ये कांस्टेंट होता है। यदि आप वैल्यू चेंज करोगे तो अब जैसे आप बोलो, मैं बोलूं हाइड्रोजन ले लूं, है ना, और फिर मैं बोलूं यूरेनियम ले लूं। अब आप यूरेनियम मान लो मैंने 100 ग्राम लिया, हाइड्रोजन मान लो मैंने 0.5 ग्राम लिया, तो क्या आपको पूरे Na मिलेंगे? आप जब आधे हाफ मोल लोगे तो कितने मोल मिलेंगे आपको? बोलो। Na/2 ही तो मिलेंगे। जितना तुम ग्राम लोगे उतने पार्टिकल्स मिलेंगे, सीधी सी बात है। सर वो कंजर्व, हाँ, वो भी बोल सकते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। सर उधर 5 × 10⁻24 कैसे आ गया? तो सॉल्व कर लो बेटा, तुमने सॉल्व किया होगा। देखो, अगर 6 × 10 की पावर 4 × 10/12 कितना आ रहा है? सर इतना ही आ रहा है। इतना ही आएगा ना। आप इसको सॉल्व कर लोगे, Na की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है 2 4 जा 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो यहाँ पे पहले मैं नहीं आ रहा वो सर, वो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, वो नहीं आएगा। 5 × 10⁻24 ये नहीं आएगा, तो क्या आएगा? नहीं आएगा सर। मैं कैलकुलेट करूँ क्या? तो फिर तुम लोग
क्या आएगा आएगा? सर 6 to the 12 सर to 5 2 into में 10⁻25। लोग जाओ मैं ही कर देता हूँ कैलकुलेट, एक मिनट रुको। एन ये है, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे सिंपली आ गया तुम्हारा एन ए से 10 दिया गया है वहाँ पे। जब ऊपर गया तो आप क्या करो, 4 into 100 डिवाइड बाई 2, है ना, 2 क्या 8 कर दो यहाँ पे, 8 into 10 to the power -24, है ना, into 10, यही हुआ। 4 2 जा 8, यस सर। है ना। अब देखो ये ऊपर जाएगा तो कितना, 50 और 10 एक से खत्म हो जाएगा। सही तो आया, 5 into 5 into 10, सही तो है, सेम सही ही तो आ रहा, सही तो आ रहा। सही तो आया सर, मैंने सर 1 ग्राम करके कर रहे थे, सही तो है फिर भी। वो उस तरीके से भी कर सकते हो, ऐसा तुमने मतलब कॉम्प्लिकेटेड और बढ़ा दिया है। देखो जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे तो आप तो सीधा फॉर्मूला दिया हुआ है एन से, आप वैसे देखो काम। हाँ बोलो बेटा। सर 100 ग्राम क्या मोलर मास दे रहा है? सिंपली उसने मास दे दिया 100 ग्राम, तो मास हो गया ना, मोलर मास बोल दो या मास बोल दो, मास दे दिया आपको सिंपली। और उसने यहाँ पे तो एटम नहीं इसमें बताया, तो मोलर मास होता है। मैंने मोलर मास बोला तो, लेकिन यहाँ पे उसने दिया नहीं है ना तुम्हें, यहाँ पे उसने बताया नहीं, आप तो मास लिखो, मास, है ना, मास दे दिया आपको यहाँ पे सिंपली। मतलब आपको यहाँ पे पार्टिकल्स नहीं दिए, क्या दिए उसने, मास दे दिया। तो मतलब आपको पता है, यदि मान लो यहाँ पे वो NaCl देता तब आप क्या लिखते, तब आप इसका निकालते। अभी उसने क्या बोल दिया, सिर्फ 100 ग्राम दे दिया उसने, नंबर ऑफ एटम्स इन 100 NaCl में मोलर मास निकाल लेते हैं 18, हाँ 18 into 58.5 कुछ समथिंग आता। यस सर। तो उससे उसमें कंफ्यूज मत हो, यदि ग्राम में दिया तो आप ग्राम में निकाल लो। सर पर फॉर्मूला में मोलर मास है तो मोलर मास ही निकालेंगे ना, अभी गिवन हमने मास और मोलर मास तो अलग चीज है। अभी यहाँ पे तुम्हें कंपाउंड कौन सा दिया गया, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे तो सिर्फ अपने आप ही दे रखा है 100 ग्राम, अपने आप ही दे रखा है ना, तो उसी को तो मानो तुम मोलर मास। अरे बोलो बेटा, अरे बेटा बोलो, कुछ दिमाग चल रहा है। यदि मान लो मैं यहाँ पे चेंज कर, मैं यहाँ पे बोल देता, मैं बोलता हूँ CaCl3 मिले, मैं मान लो मैं यहाँ पे NaF ले ले, तब क्या होता, तब आप मोलर मास ले, आपको ग्राम में देते मोलर मास निकालते यदि मान लो ग्राम दे देता तो आपको फिर 1 ग्राम से जो उसने लगाया ना यूनिटरी मेथड, उससे फिर तुम निकालते। पहले ये बताओ इतना क्लियर या नहीं? यस सर, क्लियर है सर। इस तरीके सर से मेरी वॉइस आ रही है सर? आ रही है, आ रही है सर। बोलो बेटा। सर इसमें ये समझ नहीं आया, Na तो कांस्टेंट होता है ना? हाँ तो सर इसकी वैल्यू ये क्या चाहिए, वो तो कांस्टेंट 6.03 into 10 बेटा वो कांस्टेंट होता है, लेकिन वो 100 ग्राम यहाँ पे ग्राम लिया बेटा, इसके लिए इतनी वैल्यू आ रही है। जब आपने 100 ग्राम पार्ट इतने लिए तब उसके लिए इतने पार्टिकल्स आ रहे हैं। एक्चुअल में तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही है ना, बताओ यदि नहीं हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक्चुअल में तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही है ना। हम 1 मोल बोल रहे हैं तो मतलब ये मेजरिंग यूनिट ही तो होती है Na, क्या होती है आपकी जो Na होती है, सिंपली क्या होती है, मेजरिंग यूनिट की होती है ना। जब आप 1 मोल ले तो तब आपका Na फिक्स होता है, ये मेजरिंग यूनिट ही तो है। बताओ है या नहीं, हाँ या ना, बोलना पड़ेगा भाई हाँ या ना। यस सर। अब कुछ क्लियर हुआ? यस सर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहा है ना, 1 यूनिट सेल में कितने हैं, तो उसने बोला 100 ग्राम लेने पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप ही निकालते हो, याद है आप निकालते हो, यदि इतने मोल आए बताओ इसमें कितने पार्टिकल्स हैं, वही तो कर रहे हो, बस उल्टा कर रहे हो बस। यहाँ पे थोड़ा, वहां पे आप सीधा सीधा क्वेश्चन करते थे मोल कॉन्सेप्ट में। बोलो भाई, जैसे आपने ग्लूकोज किया C6H12O6 करते थे, है ना, आप वहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछ लेते थे तो आप 6 से मतलब ये है ना कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज में 6.022। हाँ, अब तुम उसमें तुम करोगे तो अब आप उसमें करोगे, यदि मान लो तुम्हारा एक्सेक्ट मान लो 1 मोल आया, 1 मतलब 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स आए, तो ग्लूकोज में कार्बन के एटम्स कितने होंगे बताओ? 6 into Na होंगे या नहीं होंगे, चेंज होंगे ना। सिंपली वो 100 के लिए बस इतना अंतर है और कुछ नहीं है।
सर सिंपली तो यही है कि सर वो हम एएमयू में कहते थे, एएमयू की जगह ग्राम में कर देंगे, बात खत्म है सर। खत्म है। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बोला। चलो फिर ठीक है, किसी कोई डाउट यहाँ तक पहले ही बताओ। नो सर। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। सर थैंक यू सर। तो मुझे ऑर्गेनिक का क्वेश्चन पूछना है बेटा। ऑर्गेनिक का बेटा अभी मेरी क्लास है 8 बजे लाइव, है ना। और एक बार सर इसका जो हमने ये क्यूबिकल यूनिट का क्या था सर, जो इनका वर्टेक्स में जो इसका वो है इंट्रोड्यूशन होगा उसमें वर्टेक्स बोले तो वो मैथमेटिकल उन्होंने डाटा दे दिया। मैं सिर्फ समझे, आप मैथ्स पढ़ते हो तब पढ़ते हो, वर्टेक्स ये होती है 0,2,2 पढ़ते हो ना, उस तरीके से उसने डाटा दिया। हमें वर्टेक्स वर्टेक्स से मतलब नहीं, हमें सिर्फ मैथमेटिकल नॉलेज में क्या होना है बताओ। केमिस्ट्री लैंग्वेज कॉर्नर में जो होगा तो सर उसका वो एंगल के हिसाब से आपने बताया था वो सर, मैं कल क्लास में नहीं आया था। सब बताया था बेटा वो मैंने। अच्छा तुम कल क्लास में नहीं आए थे? कल का लेक्चर सर मैं सब कुछ बताया, यूनिट सेल मैंने पूरा डिटेल में बताया, आप एक बार देख लेना। यस सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, मैंने सब कुछ बताया। वर्टेक्स कैसे, यूनिट सेल सातों यूनिट सेल मैंने बताई हैं। मैंने 5 तुम्हारी 2D डायमेंशन ली बताई, 1D भी एक्सप्लेन किया था पिछले लेक्चर में। गुड इवनिंग सर। ओके, गुड इवनिंग। ओके ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, पढ़ते रहो बस। मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ मतलब है सिलेक्शन से, बस सिलेक्शन चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए और बस। यस सर। थैंक यू सर। ओके।